अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अन्ना की आंख खुली तो क्लास शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। ओप्स, क्या यार अन्ना, तुमने उस दुल्ला भद के गांव में सारे गद्दे घोड़े बेच दिए थे जो मेहरानी बनकर सो गई। अभी तो जाकर लाचारी साहब के दर्शन करने हैं और इनका असाइनमेंट लग गई ना नजर। ब्रिलियंट स्टूडेंट को ऑफ कोर्स बाबा से नजर जो नहीं उतरवाई थी। घर में 2 अफराद होने की वजह से अन्ना अक्सर खुद से बातें करती नजर आती। दलावर जिस्तानी के कमरे में जाकर तो वो उसे आराम करते हुए नजर आए थे। बिना नाश्ता किए वो क्लास के लिए भागी, लेकिन आते आते काफी देर हो चुकी थी। परेशान हाल लोगों का वाहिद सहारा कैंटीन, जहाँ पे बैठते धूप सेकने लगी थी जब सेल बज उठा था। क्या ये वाकई दुल्हन बहक का इंटरव्यू था मोहतरमा? कबीर साहब के ऑफिस से कॉल आई थी। अन्ना ने खुश्क हल्क को तर्क करने के लिए पानी पिया और जल्दी से बोली, जी जी सर, कबीर साहब ने ही तो भेजा था मुझे। अन्ना के पुर यकीन अंदाज पर अगला बंदा भी अश अश कर उठा। ठीक है, तो इस बेहतरीन इंटरव्यू की खुशी में आप कल से ऑफिस ना आइएगा, मिस अन्ना दिलावर। दूसरी तरफ से इंतहाई रूखा जवाब दिया गया। और रियली थैंक यू सर, मुझे तो कब से छुट्टी की जरूरत थी। वो हद दर्जे एक्साइटेड नजर आई। जी बिल्कुल, आप परमानेंट छुट्टी पर हैं। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। अन्ना उलझी थी, पर दूसरे हिला में आने वाली सोच उसकी सांस बंद कर गई थी। तो क्या मुझे जॉब से निकाल दिया गया? उसने सरगोशी के अंदाज में पूछा था। निकाल ही दिया गया होगा मोहतरमा। अगर दुल्हन भद की 2 बीवियां और 5 बच्चों का सिगरेट लीक करोगी, जो कि एक खानदानी और मजबूरी में की जाने वाली शादी थी, दूसरी लव मैरिज हसीन इत्तेफाक से। दुरेद ने उसके सामने हबार फेंकते निश्चित संभाली तो वो चौंक उठी थी। बाय द वे, भाई के इतने सिगरेट तो हमें भी नहीं पता थे जो तुमने बताए। दुरेद का अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ था। हाँ तो क्या झूठ लिख दिया, ये टिपिकल फेडर। और क्या काम करते हैं सिवाय शादी और बच्चों के? बस लिख दिया, मेरा दिल किया तो। नौकरी तो गई सो गई, वो दिल के फापड़ क्यों ना फोड़ती। वाह मोहतरमा, ऐसे ऐसे इंकशाफात हमने दुल्हन वक्त के लिए दिल के कहने पर किए और अभी जिंदा हैं। मुझे हैरत है और क्या है कि हर एक की तरह उनकी आइडियल पर्सनैलिटी, उनकी माँ, उनकी इंस्पिरेशन है। दुरेद की आंखें लाल होने लगी थी जबकि वो इस बार में हिलाने लगी थी। हाँ तो सबकी होती है बचपन से तो, पर उनकी नहीं है। मिस अन्ना दुल्हन बाई की जिंदगी तुक्कों पर नहीं हकीकत पर चलती है और तुमने गलत बयानी से काम लेते हुए खुद को पाताल में धकेल दिया है। क्योंकि दुल्हन बद को जिंदगी में 2 चीजों से नफरत है, एक उनकी माँ से और दूसरा झूठ से, और इन्हीं 2 चीजों पर तुमने अपनी फजालत जारी है। दुरेद की आंखों का सरपन उसे लम्हे को थमा गया था। तुम्हें भाई से माफी मांगनी होगी ना? काफी देर की चाहिए खामोशी को दुरेद की आवाज ने तोड़ा था। माफी? किस बात की माफी? उन्हें जरा शर्म नहीं आई? एक गरीब लड़की अपने बीमार अपाज बाप को बिस्तर पर छोड़े इस लैंडलॉर्ड का इंटरव्यू करने गई और उन्होंने क्या कह दिया अपने सो कार्ड अपॉइंटमेंट का? और वैसे भी तुमने कहा था कि खुद से छाप दो, लो छाप दिया। दुरेद उससे बात करके पछताया था। वो यकीन नहीं करना चाहता था कि उस जैसी इंटेलिजेंट लड़की ने उसके मजाक को संजीदा ले लिया। गो टू द हेल। वो पाँव पटाता अखबार उसकी गुम में फेंकते हुए निकल गया था। अनन ने कहते हुए साथ ही अखबार खोल दिया था, जहाँ दुल्हन बहत की ब्लैक एंड व्हाइट में शानदार सी तस्वीर के साथ एक निश्चित दुल्हन बहत के साथ नुमाया लिखा हुआ था। अच्छा है इस अकरू दिमाग वाले के साथ निश्चित नहीं हुई, वरना अन्ना तेरा तो खून जल जल जाना था। एक तनकीदी निगाह उस पर डाले वो अपना कारनामा देख लगी। लो, क्या गलत लिख दिया कि दुल्हन बद आपके मजाज कैसे हैं? ऑफ कोर्स 100% श्योर उन्होंने यही कहना था कि इंतहाई रंगीन मजाज, सो लिख दिया। खैर इस बार तो एतराज नहीं होगा उन्हें। वो अपने साथ ही मुकालमा बाजी करते नजर आई। ये तो इंतहाई सादा सा सवाल था, आपकी नॉर्मल रूटीन की पसंद क्या है? तो गूगल बाजी ने भी बताया, क्या हर सियासतदान शबाब और शराब के साथ आदी होते हैं? 2 बातें ही तो लिखती हैं, ऐसा क्या तूफान आ गया? अजीब। अगर इस वक्त दुल्हन उसके खसूसी इंटरव्यू के साथ अन्ना की कमेंट्री भी सुन लेता तो पागल ही हो जाता। हाँ शायद इस बात पर गुस्सा आया होगा कि लैंडलॉर्ड के तीसरी शादी के बारे में क्या ख्याल है। सोच अन्ना के, तीसरी शादी के बारे में काफी नेक ख्यालात है मेरे मिस अनादिल। करीब कहीं से आवाज आई थी। हाँ ऐसा ही कुछ लिखना था अन्ना डफर। और तुमने क्या लिख दिया कि पहले 2 में से किसी एक के मरने पर करूंगा? अनादिल, शायद किसी ने ऐसा कुछ कहा था। अन्ना के शोर के पर्दे बेदार हुए थे तो उसने सर उठाए सामने वाले को देखा, जहाँ साथी से जबरे पीछे उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अन्ना होश कर, दिन में तारे नजर नहीं आते। ऐसे ही दुल्हा भक्त इतना लीचर बंदा नहीं लगता जो जरा से इंटरव्यू की जरा करने यहाँ पहुंच जाए। अन्ना ने दोनों हाथ उठाए, अपना चेहरा थपथपाया था। उसकी सरगोशी इतनी बुलंद जरूर थी कि सामने वाला आसानी से सुन सकता। दुल्हन ने टेबल पर पड़ा हुआ पानी का बड़ा हुआ गिलास उसके मुंह पर उछाला था। वो झटके से खड़ी हुई थी। उसकी ज़हनी एतराज नहीं बल्कि हकीकत में बानफ्से नफीस वहां मौजूद था। तुम, आई मीन सर, नो मिस्टर दुल्हा, शिट मिस्टर दुल्हन, आप यहाँ? वो बार बार अपनी बात को डिनाई करते हुए हड़बड़ाते हुए दुल्हन के माथे के बल बढ़ा रही थी। ऑफ कोर्स मैं अनादि, ये लीचर बंदा हद दर्जे इमेज कॉन्शियस भी है। वो फंकारते हुए अंदाज में से मुहातब हुआ था। अन्ना,
انا دلاور ناٹ انادل، کیسے سیاستدان ہیں آپ، 4 حرف یاد نہیں ہو سکتے آپ سے، آئین نون الف حمزہ، جبکہ انادل 5 حروف پر مشتمل ہے۔ او دلان میں بھی تو 5۔ موسا انا دلاور نام ہے میرا، موسا نہیں، یہ ایکچولی لڑکوں کا نام ہوتا ہے نا۔ تو موسا دلام کے چنگار پر کچھ فاصلے پر رکے۔ موسا نے جی حضوری کرتے ہوئے اس تک فاصلہ با کر طے کیا، مس انادل کو اپنے مہمان خانے کی دعوت دے دیں میرے وہاں پہنچنے سے پہلے۔ وہ ایک جملے میں اپنا آرڈر تمام کرتا تیز تیز قدموں سے واپس مڑ گیا تھا، جبکہ کئی ایک لوگوں نے اس کے شانہ بشانہ چلنے لگے تھے۔ چلے میم، موسا نے سر جھکائے مودم انداز میں بولا تھا۔ کیوں چلیں بھائی، جب آئے تھے تب تو آپ کے لاڈ صاحب کو بغیر اپائنٹمنٹ ملنا گوارا نہیں تھا، تو اسے اب انا دلاور سے بھی اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، جا کے بتا دو انہیں، ایک ادائے بے نیازی سے کہتی وہ بیگ اپنے شولڈر پر لٹکائے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کا جواب لفظ با لفظ دلہام تک پہنچا دیا گیا تھا۔ دنیا جہاں کا بکواس بندہ لے کر ٹھنڈ میں بھگو دیا مجھے، اب اگر نمونہ ہو گیا تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی کلاس میں انٹر ہوئی تھی۔ دوریت نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، مجال ہے جو انا دلاور میں ایٹیکیٹس نامی کی کوئی چیز ہو۔ وہ سر جھٹکتے اپنا کام کرنے لگا۔ تمہارے بھائی صاحب آئے تھے، وہ بیگ سامنے والی چیئر پر لٹکا کر دوریت کے برابر میں رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہاری ہوا میں وہ تنزیہ کہتے ہوئے پینتھر منہ میں چبائے پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی نہیں، حقیقت میں یہ دیکھ رہے ہو، یہ حال انہیں نے کیا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے دبے دبے غصے میں بولی۔ پھر بھی بہتر ہے کہ دعا کرو انتہا پا نہیں گئے۔ بظاہر وہ پینتھر دانت پر جبائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن سرگوشی میں انا سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ واٹ ایور، انا دلاور کس سے ڈرتی نہیں ہے، وہ شولڈر کر بالو کو جھٹکے سے ایک ادا سے بولی تھی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، تبھی پانی میں نہائی جہاں آپ بیٹھی ہو۔ وہ سر جھکائے کاپی پر کچھ ریڈ کرنے لگا تھا۔ دعوت دے رہے تھے کہ مصروف، انا کی بات پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بہرحال غصہ ایک طرف، وہ اس کی اچھی دوست تھی۔ پھر کیا ریجیکٹ کر دی میں نے؟ انا دلاور بنا اپائنٹمنٹ ہر کسی کی دعوت پر نہیں جاتی۔ دوریت تو اس کی ادائیں اور نازکی دیکھتے ہوئے شاک تھا۔ تمہارے مرنے پر پریسا کسے دینا ہے انا؟ دوریت کی گمسم سی آواز پوچھا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ دوریت اپنے بھائی کی طرح تمہیں بھی چڑھ گئی ہے کیا؟ میں کیوں مروں؟ وہ بڑی بڑی ہواومناک آنکھوں کو سکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کیونکہ دلہن بگ کی جو دعوت خاص ہے وہ تمہارے لیے نہیں، بلکہ اپنے فارم ہاؤس پر جو بڑے بڑے ٹائگرز ہیں ان کے لیے ہے، جو تمہارے لذیذ خون میں پکائی جائے گی۔ ویسے یہ بھائی کے موڈ پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنے ٹائگرز کو کیسے کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اکثر وہ تازہ گوشت بھی کھلاتے ہیں انہیں۔ اب تک کی محبت کا گفتگو کا شاندار طریقے سے خلاصہ کرتے ہوئے دوریت اس کے چھکے چھڑوا چکے تھے، جبکہ انہیں پہ خصوصی زور انا کا دل دہلا گیا تھا۔ ہائے اللہ، دوریت اس دلہا بد کے چکر میں میرا دلہا ڈنور رہ جائے گا کیا؟ وہ روحانسی سے پوچھ رہی تھی۔ نو وسپرنگ کلاس، شاید انا کی آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہو گئی تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں۔ دوریت اس کی حالت سے اٹھاتا ہوا بولا۔ دوریت، انا گیٹ آف کلاس۔ پروفیسر کی نگاہ عمر پڑی تو بنا ریت انہیں کلاس سے جلا وطنی کی سزا سنائی۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی، فوراً اٹھی تھی، جبکہ اس کے بھاگنے کی وجہ سے دوریت کی بھی شرمائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ کیا بیوقوفی ہے انا، لے کے پوری کلاس کے سامنے انسلٹ کروا دی۔ دوریت غصے میں اسے جانے لگا تھا۔ تمہیں کلاس کی پڑھی ہے؟ اگر تمہارے بھائی نے واقعی مجھے ٹائگرز کے سامنے پھینک دیا تو میرا سوچو کیا ہوگا۔ وہ الٹا چور کتوار کو ڈانٹنے لگی تھی۔ بتایا تو ہے، معافی مانگ لو۔ دوریت نے بیزاری سی نگاہ ارد گرد ڈالی۔ ایویں ہی معافی مانگ لوں؟ اس کی انا جاگی تھی۔ تو پھر باڑ میں جاؤ بے وقوف۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ویسے بھی رکنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ وہ بھی بدل سے باہر نکلی تھی جب ایک گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ سامنے موجود شخصیت کو دیکھتا اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ بنا کوئی تماشے لگائے گھر میں بیٹھے یہ دہلام کی خوشربا آواز اس کے کانوں میں اس کے واقعی ہی ہوش اڑا گئی۔ وہ میں ایک کال کر لوں؟ دوریت نے پوچھا تھا کہ میرے مرنے پر پریسا کسے دینا ہے تو اسے بتا دوں۔ وہ بامشکل نکلتی آواز سے منمنائی تھی۔ واہ، دہلام کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ دوریت، مس انادل گاڑی میں بیٹھے، بیک ڈور واک کیے ہوئے وہ تقریباً چنگارا تھا تو وہ کانوں میں انگلیاں دیے بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کی سیٹ کا دروازہ بند کیے دوسری طرف سے آ کر بیٹھا تھا۔ گیٹ پر موجود کتنے طالبات نے حسد بھری نگاہوں سے انا کو دیکھا تھا، اس کے لیے دلہن بد نے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ موسا سر، موسا نے ایک لفظ بھی اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے گاڑی دہرائی تھی، جبکہ انا کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دلہن سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ موبائل پر جھکی تھی۔ سنت دوریت، میرا پریسا میرے بابا سے کرنا اور انہیں کہنا کہ آپ کی بیٹی حق کی رائے میں شہید کر دی گئی ہے۔ دی گریٹ انا، میرا سیل ہے یہ۔ وہ بھی میسج مکمل نہیں لکھ پائی تھی جب دلہن بڑی فرصت سے اسے موبائل لیتا ایک طرف پھینک چکا تھا، جبکہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ لو، اچھی زبردستی ہے، ایک تو آپ مجھے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، اوپر سے سیل بھی لے لیا میرا آپ نے۔ کون سی دشمنی نکال رہے ہیں آپ؟ مانا کہ آپ کا انٹرویو چھاپ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے، پر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا محترم دلہن بہت صاحب کہ آپ کی وجہ سے ہماری نوکری چلی گئی، اور وہ تنہا جس کے لیے ہم نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنا اہم فریضہ انجام دیا، اسے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ صرف ایک سیل لینے کی پاداش میں وہ اس کے کانوں کو اپنی آواز سے کافی حد تک محسوس کر چکی تھی۔ موسا،
किसी मेडिकल स्टोर से मेडिकल बैंडेज लेकर इस लड़की के मुंह पर लगा दो। दुल्हन ने हस्बे आदत नजरों का इत्तेकाल उस पर रखा था, जबकि जुबान पर हरफे मूसा था। नहीं नहीं मूसा भाई, ये काम ना करिएगा। देखिए सर, आप शायद जानते नहीं है, मुझे अस्थमा की शिकायत है, माइनर ही सही, लेकिन अगर आपने मेरे मुंह पर टेप लगाकर तो मेरा सांस कैसे लूंगी, और वैसे भी मैं थोड़ी देर ना बोलूं तो मेरा सांस बंद हो जाता है। बाबा अनादिल, दुल्हन जोर से बोला तो वो लदरते हुए अपने आसपास देखने लगी, लेकिन फिर कुछ याद आने पर चौंकी। वो बार बार उसे अनादल ही कह रहा था। अनादल कौन है? मैं तो अना। तभी गाड़ी एक झटके से रुकी थी और अब उसके लिए दरवाजा खोले बगैर ही बाहर निकल आया था। मूसा ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर उसे हिला गया था, बंद पिंजरे में घूमते हुए टाइगर्स। मूसा भाई, क्या आपकी कोई बहन है? उसे पूछने लगी थी, जो उसका एक पाँव बाहर तो दूसरा गाड़ी के अंदर रखे देखते हुए इंतजार में था कि कब वो बाहर निकले। नहीं, लेकिन अगर होती तो यकीनन आप जैसी होती। उसके तमाम वक्त में वो रिमोट पहली बार मुस्कुराया था और अन्ना का दिल बाग बाग हुआ था। फिर आप यकीनन ये नहीं चाहते कि वो इन खूनवार टाइगर्स का लुकमा बने। प्लीज मुझे जान से भगा दें। मूसा की बात सुनते हुए भुचका कर आ गया था। वो लड़की खुद तो नौकरी से गई थी, साथ उसे भी निकलवाना चाहती थी। वो सर नफी में हिलाते पीछे होते हुए मोहतब से ठहर गया था, तो अन्ना भी बाहर निकलने से इनकारी नजर आई। सर पर निगाह पड़ी तो अपना मोबाइल तकरीबन सीट से नीचे लटकता हुआ नजर आया, तो झट से उसे उठाया और दुरेद का नंबर मिलाया। दुरेद, मुझे बचा लो प्लीज, वो दुल्हन बहुत मुझे माँ। अभी उसकी बात मुकम्मल ना हुई पाई थी जब वो उसकी तरफ झुकते उसका मोबाइल छीनते हुए दूर उछाल गया था। उसका हाथ पकड़ते वहां से घसीटता हुआ ले गया। दुल्हन की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ उससे एक तरीदी बयान लिखवाना चाहता था, पर वो लड़की बार बार उसके लिए मसाइल खड़े करते हुए उसके नौकरों के सामने उसे मशकूक करवा रही थी। उसे ड्राइंग रूम में लाया था, जिसका हुलिया काफी हद तक इसे खैंचा ताने में बिगड़ चुका था। अन्ना के दिमाग में आई रोज हबार की जीनत बनी हुई खबरें घूमने लगी थी। देखें, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी है ना। फिर आपकी बीवी। शट अप बेवकूफ लड़की, कभी बोलती बंद भी हुई है तुम्हारी? जब से आई हो पट्टा पट्टा बोले जा रही हो। अन्ना वैसे ज्यादा थी, अपने ऊपर झुकते हुए दुल्हन की आंखें देख मीच गई थी जब कोई जोर से दरवाजा खोले हुए अंदर दाल हुआ था। दुल्हन जिसकी तरफ झुकते हुए इस बेवकूफ को अपनी बात बताना चाह रहा था, चूम कर सीधा हुआ था, लेकिन दूसरे ही लम्हे होने वाला अमल इसमें सबको हक्का बक्का कर गया। तुम इस हद तक गिर जाओगे दुल्हन, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस हद तक आने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि तुम्हारे घर में भी दो जवान बहनें हैं। दारा जान की फुटभड़ी आवाज पर वो रुखसार से हाथ उठाई अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन वो कुछ सुनने पर मुझे नजर नहीं आ रहे थे। हम शर्मिंदा हैं तुमसे बेटी। तुम कौन हो बताओ हमें, हम हर अजाला करेंगे तुम्हारी तकलीफ का। दारा जान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। अन्ना के सामने तो दुल्हन बदले की पूरी तरकीब घूमी थी। पहली नजर में अंदाजा हो गया कि दुल्हन बद की बाग इन मोहतरम जलाली दारा जान के हाथ में है। वो मुझे इंसाफ चाहिए, उन्होंने मेरे साथ बात। अन्ना की रोते हुए हिचकी बंदी थी, लेकिन अगली सांस अटकने लगी थी जब दुरेद चौंका था। भाई, वो अन्ना का अस्थमा है। घबराहट के चेहरे पर वादिया थी, जबकि अन्ना को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। दुल्हन उसके हर बरसाती निगाहों से देखते हुए पर कोई नरमी नहीं लाने वाला था। दुरेद ने मूसा से उसका बैग का पूछा। वहाँ इनहेलर और टैबलेट्स मौजूद थी। वो लाते हुए उसने अन्ना का बिगड़ा तनफ्फुस बहाल किया था। दुल्हन खामोश तमाशाई बना इस लड़की की वजह से एक बार फिर होने वाली तस्लीफ देख रहा था। इंसाफ तो जरूर ही मिलेगा इस बच्चे को। मूसा, काजी को बुलाओ। दाराजान की बात पर सब सन्नाटे में थे और वो अभी तक रोने में मशगूल नजर आ रही थी। इस बात से अनजान कर दाराजान उसके लिए क्या फैसला ले रही हैं। काजी क्यों? दुल्हन के माथे पर बल पड़े थे। शायद तुम भूल रहे हो, शाहबाद की हवेली इज्जत की चादर समझी जाती है, और तुम उसके सपोर्ट होते किसी की इज्जत भला कैसे दाव पर लगा सकते हो। दाराजान की बात पर सूसू करती अन्ना ने भी सर उठाया। उसे दिगड़े दाराजान बहुत अच्छे लगे थे, जो इस घमंडी शख्स की मुसलसल क्लास ले रहे थे। तो दारा जान, तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की से निकाह करोगे, वरना हम मूसा या दुरेद में से इंतखाब का हक रखते हैं। दारा जान की आवाज पर गहरा सन्नाटा छाया था जब अन्ना होश में आई थी। नो वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस शख्स की ऑलरेडी 2 बीवियां और बच्ची हैं, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जहाँ ये भी पता ना हो कि आप कौन से नंबर वाले नमूने बनने जा रहे हैं। अन्ना ने इतराजात की तोजीहात पेश की तो दुल्हन बद मजीद सदमे का शिकार हुआ था। उनकी डार्क ब्राउन आंखें हैरत से फैलती जा रही थी, जबकि अन्ना तो इन आंखों के रंग से आशना ही ना थी। जैसे ये क्या? हाँ, अगर आप ये समझ रही हैं कि ये इतने बड़े बड़े डेले दिखाकर आप मुझसे निकाह कर लेंगे तो सुन ले दूल्हा भक्त, अगर आप इस दुनिया के आखिरी शख्स भी हुए तो आपसे शादी करने की बजाय मैं मौत को तरजीह दूंगी। उसकी सुनहरी आंखें फिर से मोतियों से मजीन हुई तो दरा जाने तासुब से इसको देखा था। अगर एक लड़की की इज्जत को मजाक बनाओगे और आप ये समझोगे कि दुल्हन भक्त के वो तुम्हारी इज्जत करेगी, तो ये गलत फहमी थी आपकी। दारा जान की आवाज दुल्हन का मजीद दिमाग खराब कर रही थी, जबकि इस लड़की की वाजिया रिजेक्शन तो उसकी मर्दाना अन्ना पर कारी वार साबित हुई थी। ठीक है दारा जान, आपको ये लगता है ना कि मैं इससे इस हवेली के असूलों से हटकर कुछ किया है, तो ठीक है, मैं इस हवेली की खातिर इस लड़की से अभी की अभी निकाह करूंगा। मूसा,
वो जो इंसानी रिमोट दराजान के हुक्म पर भी बेजान रहा था, दलहाम की आवाज पर हरकत में आते हुए जिनके जैसे गायब हुआ था। दाराजान, ये गलत है, दुरैद ने एक निगाह गुमसुम अन्ना पर डाली थी। अन्ना की मुसलसल होती हुई रीडिंग की वजह से दाराजान ने दुरैद के सेल से कॉल उठाई थी, जो सेल ड्राइंग रूम में रखकर उसे कमरे में गया था। और वापसी का तूफान वो हवेली से फार्म हाउस तक दाराजान की जुबानी सुनता आया था, और यहाँ पर एक नया कट्टा खुल गया था। दाराजान अपना फैसला सुनाए तमराक से सोफे पर जा बैठे थे। दुल्हन ने सुलगती निगाह उस ड्रामेबाज लड़की पर डाली, जो खुद ही अपने जाल में फंस चुकी थी। सुनो दुरैद, अन्ना की आवाज पर वो होश में आया, जो कब से खामोश निगाहों से इत्तेजाज किए जा रहा था, जबकि जुबान पर कफल थे। क्या यहाँ वाकई कोई ड्रामेटिक सीन होने वाला है? ये नकाह असली होगा? वो दुरैद के कान में घुसते हुए पूछ रही थी, जबकि दुरैद का दिल चाहा इस अक्लमंद लड़की की अक्ल पर मातम करे, जो सबको एक कॉमेडी ले रही थी। बिल्कुल 100% फॉलो रियल। तीसरी बीवी बनकर रहोगी बाईगी। दुरैद ने जानबूझकर सुलगती पर तेल छिड़का ताकि वे इत्तेजाज करे। क्या? ओ माय गॉड दाराजान, मुझे इस निकाह पर इतराज है। दुरैद की बात सुनते ही वो सीधे उनके पास आई थी, जो आंखों ही आंखों में दुरैद पर तूफानी हमला कर रहे थे। दाराजान चूमते हुए सीधे हो बैठे थे। दुरैद ने सुकून का सांस लिया, शुक्र कि उसने दुल्हान भद के कह से बचने की ठानी। अन्ना दिलावर इतनी अर्जा नहीं है कि 2 बीवियों के शोर से शादी कर ले। उन्हें पहले अपनी दोनों बीवियों को तलाक देनी होगी। वो सीने पर हाथ आसमान को खींचते दुल्हान भद के सर पर गिराने लगी थी। दुरैद पुंजका कराया गया था। वो अपने छुपने की जगह तलाशने लगा था, जिसके मशवरे हमेशा गलत वक्त पर इस्तेमाल होते थे। क्या दुल्हान भक्त की 2 बीवियां हैं? होश में तो हो तुम लड़की। दाराजान को उस पर सख्त गुस्सा आया था, जिसके दिल में कहीं अंदेशे सर उठाने लगे थे। लो, आपको नहीं पता कैसे दादा हो सर काजी आ गया है। मूसा की आवाज पर उसकी बोलती बंद हुई थी। दुल्हन की नसें फूली थी। बिना दाराजी की परवाह किए वो अन्ना को बाजू से पकड़े बाहर लाया था। अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो इन टाइगर्स का लुकमा बनने से तुम्हें दाराजान भी नहीं बचा सकेंगे। उसके कान में धारते अपने साथ घसीटते बाहर लाया था, जहाँ मौलवी साहब लान की चेयर पर बैठे हुए थे। शुरू करें मौलवी साहब। दुल्हन ने उसकी खींचा तानी को एक झटके में अपने करीब करते हुए खत्म किया था। लो, ऐसे कैसे मौलवी साहब? क्या इस हुल्ले में कभी निकाह हुआ है? अन्ना को अपने हुल्ले की फिक्र सताई, या वो दुल्हन का वक्त बर्बाद करना चाहती थी। भाई, अन्ना का कोई कसूर? दुरैद ने कुछ बोलना चाहा, जब दुल्हन ने हाथ उठाए उसे बोलने से मना कर दिया, तो वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। दुल्हन का नाम क्या है? मौलवी साहब ने दरियाफ्त किया था। अन्ना दिलावर नाम है मेरा, लेकिन इनको नहीं आता। इनकी अली बे बिल्कुल ठीक नहीं है, ना गिनती सही से आती है, इसलिए ये अनादिल कहते हैं मुझे। अन्ना ठट्ठाबाज करती हुई अपनी तरफ से एक अजीम जोक सुनाया था मौलवी साहब को, जो कि लाखोल्ला पढ़ते हुए रह गए। दलहाम ने एक शिकायती निगाह दारा साहब पर डाली, जो रूम मोड़े दुरैद से बात करने लग गए थे। दुल्हाम ने खुद ही बढ़कर निकाहनामे को फिल किया था। एक मिनट लड़की वालों की शरायत साहब मैं ही लिखूंगी। मुझे हक महर में बद हवेली चाहिए, काफी बदहाली का शिकार है। वहां पर चलती फिरती लाशें भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। अगर दाराजान ये हवेली दुल्हाम बहद से मेरे नाम मुंतकिल नहीं की, तो मैं इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। वो नकार फार्म उठाए अपनी शरायत दर्ज करने लगी थी। अरे मौलवी साहब, खुदा को माने, लड़का पहले से शादीशुदा है कि हाने में आपने ये नहीं लिख दिया है? खुदा को मुंह दिखाना है या नहीं? कमाल है भाई, रंडवा लिख दें, क्योंकि इस निकाहनामे की पब्लिकेशन के बाद दोनों बीवियों ने ही इनको छोड़ देना है। उसकी मुसलसल चलती जुबान दलाम के साथ दारा जान को भी परेशान कर गई थी। इस वक्त वहां किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि उसकी बातों को जान जाता। जो बात बात हवेली के मुकीम भी नहीं जानते थे, उसके मुंह से निकली थी कि बात हवेली दुल्हन के नाम है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट निकाहनामा है। अब बोले, वैसे मुझे तो कलमा आता है, इनसे पूछ लें कि शट अप मिस अनादिल आब। देखा मैं जो कहती थी, इनको मेरा नाम तक नहीं आता। और अन्ना, इस वक्त दुरैद ही वाद इंसान था जो दुल्हन भद और दारा साहब को सबके सामने शर्मिंदगी से बचा सकता था। तभी उसका हाथ हमें एक सर पर लाया था। या तो तुम्हें इस निकाह से इनकार कर देना चाहिए था, या फिर बकवास बंद कर लेनी चाहिए। वो दबी दबी आवाज में चीहा था। लो, कौन सा निकाह हो रहा है यहाँ? तुम्हारे भाई ने इन महनूस मारे टाइगर्स की धमकी दी है, तो वैसे दुरैद जबरदस्ती का निकाह तो होता नहीं है ना। मैं तो दाराजी का लिहाज कर रही हूँ। बेचारे देखो कैसा दिल टूटा है ना उनका अपने पोते की वजह से। मैं ना बुजुर्गों को ऐसे परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। दुरैद उसकी मजीद गुल फशानियां ताब ना लाते हुए उसे फिर से दुल्हन के करीब लाया था। बेटी, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे पढ़े। बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब की तलकीद में वो जोरों से 3 बार कबूल है कह चुकी थी, और हैरत अंगेज तो पर न उसका दिल हिलाया था और ना ही कुछ और हुआ था। दाराजान, अब मैं जाऊं? प्लीज मेरे जाने तक इन टाइगर्स को संभाल लीजिएगा। घर में मेरे बाबा जान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह सरगोशियों में उनके कान में घुसते बोली तो उस लड़की को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर पहले वो अपनी इज्जत का सवालिया सरापा इत्तेजाज लड़की इतने बड़े वाक्य को नोटिस नहीं लाई थी। दुरैद, इस बच्चे को घर छोड़ा। और हाँ बेटी, हम कुछ दिन तक आएंगे, तुम्हारे बाबा से बाकायदा इस रिश्ते की बात करें।
घबराना नहीं है, दादा जान उसके सर पर हाथ रखे शफकत से बोले थे। ये रख लो तुम। दुरेद ने एक फार्म उसको पकड़ाया था जिसने खामोशी से ले लिया था, पर गांव की हदों से बाहर रहते ही वो फार्म हवा की जिन्नत बना था। लो, उड़ गया नका। अना का अंदाज मजाक उड़ाता हुआ था, जबकि दुरेद के पांव बेसाता ही ब्रेक पर पड़े थे। गाड़ी झटके से रुकने की वजह से उसका सर डैशबोर्ड से टकराया था। कौन हो तुम, अना? हाँ, अना दिलावर थी कुछ घंटों से पहले तक, लेकिन अब मिसिस अना दलाहम बहुत बन गई हूँ। अना ने वादा तौर पर अपना मजाक खुद बनाया था। दुरेद उसको देखकर रह गया था। यू आर अनबिलीवेबल अना, तुम्हें यह सब जोक लग रहा है? यू गॉट मैरिड डैमिट। दुल्हन बाद से तुम्हारी शादी हुई है, जानती हो इस बेवकूफ़ी का अंजाम क्या है? दुरेद से सच सुनाने पर मजा नजर आया था, लेकिन अना सुनने के मूड में नहीं थी। दुरेद, एक आइसक्रीम तो खिला दो यार, ताज़ी ताज़ी तुम्हारी भाभी बनी हूँ मैं। अना ने उसे आंख मारते हुए कहा। दुरेद का पारा मजीद चढ़ गया था। यार दुरेद, वो टाइगर्स कितने। शट अप अना, 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती तुम? वो गुस्से में स्टेयर पर हाथ मारते हुए बोला। तो अना चुप हो गई थी, लेकिन उसकी सांसें बंद होने लगी थी। चुप होते साथ ही, वैसे दुरेद, क्या तुम दूल्हा बस से जेलस हो रही हो? अना के सवाल पर वो भौंचका कर आ गया था। व्हाट? मैं जेलस? वो भी भाई से? पर क्यों? दुरेद हैरत से उसको देख रहा था। ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे दोस्तों पर नका दूल्हा बस से कर लिया तो कहाँ से लाती हो तुम इतनी स्वीटनेस अना, अनप्रिडिक्टेबल? दुरेद लाचारी से पूछ रहा था। बस देख लो, अब एक और घटिया जोक बोला ना तुमने तो गाड़ी से फेंक दूंगा तुम्हें। दुरेद की बात पर वह सीट से चिपकी थी, जबकि उसकी हरकत देखते हुए दुरेद का दिल चाह उसे उठाकर कहीं फेंक दे। उसके घर के सामने गाड़ी रोकते ही अना के मुंह खोलने से पहले वो गाड़ी उड़ा कर ले गया था। सो आई हैव वन दुल्हन बहत। एक अदाए बेनियाजी से बात झटकते वो घर में दाखिल हो गई थी।